आपने उनसे क्या चीजें सीखी थी जिसने आपको फ्यूचर में हेल्प करी? कुछ तो चीजें अवश्य सीखी होंगी, एक दो चीजें जिसने आपको आपके बिजनेस को बिल्ड करने में या कहीं पर हेल्प करी। बहुत बड़ी हेल्प करी है। एक तो ये कि कमिटमेंट के पक्के रहो। ओके, जुबा के पक्के। जुबा के पक्के, जो उनके मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। हिसाब के बहुत पक्के रहे, जुबान के बहुत पक्के रहे, जो कह दिया वो किया। ये एक बहुत अच्छी बात थी। दूसरी बात, वो परिवार को साथ लेके चले। हमें जो आज लगता है शायद पहले नहीं लगता था, जिसकी वजह से हमारे आपस में विचार नहीं मिले, उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि पिता कहां से देख रहा है वो बच्चे को समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि वो गलत है। इसको कहते हैं रूथलेस कंपैशन। आपने शायद ये सब सुना है कि नहीं सुना? रूथलेस कंपैशन। रूथलेस कंपैशन का मतलब होता है कि मैं अगर एक रोड पे जा रहा हूं, ठीक है, और मेरी गाड़ी किसी से लग गई, मेरी गाड़ी किसी से टच हो गई और वो बंदा उतरा, उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे, मैंने उसको 2 थप्पड़ मार दिए, तो ये एक लड़ाई है। उसने मुझे पीटा, मैंने उसको पीटा। मैं पेपर में कम नंबर लेके आया और घर आया और मेरे पिताजी ने मुझे पीटा और मुझे कहा साले ढंग से पढ़ ले। ये वो पिटाई नहीं थी जो पिटाई वहां थी। ये पिटाई मेरे भले के लिए थी, वहां बदले की पिटाई थी, ये मेरे भले की पिटाई थी। इट इज अ रूथलेस कंपैशन। ये वो कंपैशन है, ये वो प्यार है जिस प्यार को जताया नहीं जा रहा, उसकी पिटाई इसलिए की जा रही है क्योंकि आज अगर जताया गया और साथ दिया गया तो शायद ये वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां मैं कुछ चाहता हूं। तो वो जो एक गैप था ना, वो अंडरस्टैंडिंग का गैप मेरी साइड से था, उनकी साइड से नहीं था। तो मैं इस गलती को एक्सेप्ट करता हूं कि तब तक मैंने नहीं समझा था, और जब समझ लिया तो मैंने आपको बताया भी किसने निकला ये कि उनको लगता था मैं उनकी इज्जत नहीं करता। तो शायद वो मेरे एक्शन ऐसे थे जो वो ऐसा उनको फील करा रहे थे, तो मैंने वो एक्शन चेंज कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे मेरे को एक जनरल आपका भी व्यू जानना है कि आज के समय में काफी सारे लोग हैं जो अपना बिजनेस रन करने की कोशिश करें, स्टार्टअप चालू करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को आप कौन से वो 3 से 4 सजेशन देना चाहेंगे आपके अनुभव से कि बॉस, अगर तुमको आगे चल के सर्वोटेक जैसी कंपनी या और बड़ी कंपनी या जो भी जिस भी फील्ड में कंपनी बनानी है, तो इसके लिए ये 3-4 चीजें आपको बिजनेस में ध्यान रखनी ही चाहिए, अदरवाइज आपके सक्सेस होने की चांसेस बहुत कम है। सर, मैं इसमें सबसे पहली बात जो करना चाहूंगा, जो मैं देख पा रहा हूं अभी, ये उसकी वजह से बोल पा रहा हूं। आजकल ये जो स्टार्टअप का कंसेप्ट आ गया ना, वैल्यूएशन, बहुत सारी चीजों का, इस सब में जो घुस गए हैं ना, और जो ये बर्निंग रेट की बातें होने लग गई हैं, जो इस तरफ चले जाते हैं ना, ये सबसे बड़ा बेवकूफाना कदम है मेरा। लेकिन आजकल यही चल रहा है, ट्रेंड तो सर यही है। सर देखो, ट्रेंड तो बहुत सारे इस दुनिया में आए हैं, लेकिन आप ये बताओ कि कौन से ट्रेंड लॉन्ग लास्टिंग है? बचता तो वही है जिसने पैसा कमाया। बिल्कुल। इसके अलावा तो जितने मर्जी ट्रेंड करो, अल्टीमेटली तो वो डब्बे में जाने वाली है। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है। बस शर्त यह है कि आप कितनी देर तक रह पाओगे बाहर, लेकिन अल्टीमेटली वो बंद होने वाला है। लेकिन अगर आपने कमाया है, अगर आपकी फाइनेंशियल बेस मजबूत है, तो चीजें बदल जाती हैं। तो मैंने मेरा बेटा जब 12th क्लास की उसने, तो उसने मुझसे आगे पूछा कि पापा मैं क्या करूं अब आगे, मुझे एडवाइस करो। मैंने अपने बच्चों को कभी भी फोर्स नहीं किया कि तुम्हें ये करना है या ये नहीं करना। तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा देख, कुछ भी कर ले, लेकिन एग्जाम्पल तू कहता है मैं एमबीए करूंगा, तो एमबीए करेगा तो एमबीए फाइनेंस में कर लेगा, एमबीए मार्केटिंग में कर लेगा, या एमबीए एचआर में कर लेगा, तो उस फील्ड का तो मास्टर हो जाएगा। तो कहेगा मैं बीटेक कर लेता हूं, तो बीटेक में तो टेक्नोलॉजी में चला जाएगा, सिविल्स में चला जाएगा, मैकेनिकल चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक में चला जाएगा। किसी एक ही चीज को समझ सकता है, सबको नहीं। तो इसलिए मैं तो तेरे को सिर्फ 3 ही सलाह दूंगा जो मैं यहां पर भी देना चाहता हूं। वो 3 सलाहें उसको जो मैंने दी, वो ये दी कि पहली सलाह तो तेरे को ये है कि तू किसी भी एक ही फील्ड का मास्टर हो सकता है, सभी का नहीं। तो अगर तेरे को बड़ा बनना है, तो तेरे को लोगों को अपना बनाना सीख और टीम बनाना सीख। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज नंबर 1। तो इससे पहले कि मैं आपको सेकंड पॉइंट बोलने का वो दूं, रमन जी मुझे एक चीज बताइए। आपने एक जैसे आपने बेटे को सजेशन दिया कि स्किल तो आप कोई ना कोई एक चीज में स्पेशलाइज कर दो, बट लोगों के साथ रिलेशनशिप आप बना के रखो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए ज्ञान देना काफी आसान होता है, मतलब हमारे घर वाले भी दुनिया भर के ज्ञान देते हैं, बट बहुत सारे वो खुद पे फॉलो ही नहीं करते। आप अपने लाइफ में कितना महत्वपूर्ण समझते हैं कि बिजनेस में या इन जनरल इन लाइफ, रमन जी के लाइफ में रिलेशनशिप्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? और क्या आप किसी प्रकार से कुछ कहानी या कोई चीज बता सकते हैं जिससे हमें ये पता लगे कि आप रिलेशनशिप्स को कितना महत्व देते हैं? सर, मेरे रिलेशनशिप को महत्व देने में एक बड़ी मजे की बात है। अक्सर मैं एक अलग तरीके की प्रॉब्लम देखता हूं अपने जीवन में, और वो ऐसे देखता हूं, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन होती भी है। क्या होता है, बहुत बार
कोई भी व्यक्ति आपको जब कोई अचानक फोन करता है जो अक्सर नहीं मिलता आपसे या आपके पास आ जाता है, तो 90% लोग ये मानते हैं कि कोई काम से आया होगा। तो मैं अगर किसी को भी कॉल करता हूँ बिना किसी काम के और यहाँ उसे मिलने पहुंच जाता हूँ, तो मुझे इस तरीके का एम्बेरसमेंट कई बार देखनी पड़ती थी कि वो बंदा अंदर से यही सोच रहा होता था, किस काम से आया है, कहीं पैसे तो नहीं मांग लेगा या कहीं इसको काम तो नहीं है। जब हम काफी एक लेवल डाउन थे, आज की बात नहीं है, आज तो चलो बहुत कुछ बदल गया भगवान की कृपा से, तो लोग ऐसा कहते थे, तो पूछते थे सर कोई काम है, तो मैं अक्सर एक ही बात कहता था, मैं बिना काम के भी आता हूँ, मैं बिना काम के भी फोन करता हूँ। तो अब मेरे बारे में ये ट्रेंड बन गया कि यार इसका फोन आना है मतलब कोई काम नहीं होगा, मतलब ये करता है। तो दैट इज अ वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ओके, तो लोग कहते हैं कि इतना बिजी होने के बाद भी तू यार फोन भी कर लेता है, तू आ भी जाता है, हम तो टाइम नहीं निकाल पाते, ऐसा अक्सर मेरे को सुनने को मिलता है। अब अगर मैं वैसे बात करूं कि रिलेशनशिप की, तो मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लगेगा कि 95 में शायद हिंदुस्तान के अंदर मोबाइल आए थे और 96 में मैंने अपनी जिंदगी में पहला मोबाइल खरीदा था। वाह! तो जब मैंने मोबाइल खरीदा तो पहला मोबाइल था मेरे पास मोटोरोला D628। तो मुझे एक लड़का बेचने आया था वो मोबाइल, और आज मेरे हाथ में जो आखिरी मोबाइल अभी तक का जो मेरे हाथ में है, ये मोबाइल भी उसी लड़के ने मुझे दिया है। वाओ! तो आप सोच 95-6 में बेच रहे हैं आज तक वो, और अभी नाउ ही हैज जॉइंड आवर कंपनी एज अ टीम मेंबर। जहां हम अब रह रहे हैं, मैं 95 में यहाँ शिफ्ट हुआ था। 95 से लेके आज तक मेरा हेयर ड्रेसर एक ही है, वही मेरे बाल काटता है, एक ही है। जिस कंपनी की मैंने जीन्स पहली बार अपनी जिंदगी में पहनी थी, वही नंबर और वही कंपनी की जीन्स, उसी ब्रांड की जीन्स में आज तक वही पहनता हूं, मैंने कभी चेंज नहीं की। तो ये एक रिलेशनशिप का तरीका है। और अगर मैं ये बात करूं तो आज जो कंपनी में एम्प्लॉय हैं, तो उसमें लगभग 35% से ज्यादा एम्प्लॉय वो हैं जिनको मेरे साथ 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं कंपनी में। इवन कई लोग ऐसे हैं जिनको 30 साल भी हो गए, 29 साल भी हो गए हमारी कंपनी में। तो ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं। क्या बात है! तो आपको लगता है एक बिजनेसमैन के लाइफ में या किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोचें तो ये जो दुनिया है, ये सब चल ही रिलेशन पे रही है। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं इसको एक दूसरे तरीके से बोलता हूं। हर इंसान की जिंदगी में हर इंसान जिंदगी को 4 हिस्सों में जीता है। ठीक है, पहला हिस्सा मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं हिंदुस्तानी कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये अप्लाई करती होगी और जगहों पे भी, लेकिन मैं हिंदुस्तानी कल्चर पे बात कर रहा हूं। तो पहला पार्ट जो होता है जिंदगी का, वो होता है जिसको हम कहते हैं फैमिली लाइफ। हम एक फैमिली लाइफ जीते हैं जिसके अंदर आपके माँ बाप या आपके भाई बहन या आपकी हस्बैंड वाइफ या बच्चे, दैट इज अ फैमिली लाइफ। दूसरी जो लाइफ जीता है वो जीता है सोशल लाइफ, जिसमें रिलेटिव्स, दोस्त, ये सब आते हैं। तीसरी लाइफ होती है प्रोफेशनल या बिजनेस लाइफ, ओके, जिससे वो पैसा बनाता है। और चौथी लाइफ होती है पर्सनल लाइफ, जिसमें वो किसी से भी कुछ शेयर नहीं करता, जिसमें वो सिर्फ खुद को जानता है और खुद से ही बात करता है। जिसमें अगर उसको वाइफ से कोई प्रॉब्लम है, फादर से प्रॉब्लम है, मदर से प्रॉब्लम है, किसी की प्रॉब्लम है या किसी के बारे में कुछ है, तो वो सिर्फ खुद के पास ही है। या कुछ चीज ऐसी होती है वो करता है और वो किसी से शेयर नहीं करता। करेक्ट है ना? तो ये टोटल 4 तरह की जिंदगी जीता है। इसमें जो तीसरे नंबर पे जिंदगी है वो है प्रोफेशनल या बिजनेस लाइफ। ये लाइफ इन बाकी की 3 लाइफ को ड्राइव करती है। दैट इज कॉल्ड पैसा, स्टेटस, पोजीशन। ये अगर आपके पास नहीं है तो आपकी पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं चलेगी, आपकी फैमिली लाइफ ठीक नहीं चलेगी, आपकी सोशल लाइफ ठीक नहीं चलेगी। वाओ! ओके, सो कमिंग बैक टू एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम 3 सजेशन दे रहे थे। तो पहला सजेशन आपने दिया कि रिलेशनशिप एंड टीम बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाए। बाकी 2 सर मैं आपसे तो उसके बाद बेटे को ये समझाया कि दूसरा जो पार्ट है वो है फाइनेंस विद गवर्नेंस। मेरा ये मानना है कि पैसा किसी का भी हो, पैसा अपना हो, पैसा लोन का हो, पैसा इन्वेस्टर का हो, पैसा प्रॉफिट का हो, कोई भी हो, ज्यादा हो या कम हो, दोनों ही कंडीशन में ऊपर का 3 इंच खराब करता है। ये जो ऊपर का 3 इंच है ना, सारी गेम यहीं से है। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी किसी ने मुझे जिंदगी में सुनाई थी, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि ये कहानी काफी बढ़िया है। एक टाइम में क्या हुआ कि एक बार शनि भगवान किसी एक व्यक्ति के दोस्त थे, और वो अक्सर रोज शाम को उसके साथ शाम को शतरंज खेलने आते थे।
तो एक दिन शाम को शतरंज खेल के, जब शतरंज की खेल खत्म हुआ, जाने लगे, तो वो कहने लगे, यार मैं तेरे को एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बताओ जी। कहता है परसों से मैं शतरंज खेलने नहीं आऊंगा। कहता क्यों? कहते एक्चुअली परसों से ना मैं तेरे पे आ रहा हूँ। वो कहते हैं ना शनि का टाइम बड़ा खराब होता है। तो शनि देव कहते हैं कि मैं परसों से तेरे पे आ रहा हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊंगा खेलने अब तेरे साथ। तो तुझे एज अ दोस्त मुझसे कुछ मांगना हो तो मांग लियो। तो बड़ा टेंशन में आ जाता, सारी रात नींद नहीं आती, फैमिली से भी पूछता है, सलाह लेता है, तो अल्टीमेटली एक कंक्लूजन में पहुंच जाता है। शाम को वो आते हैं, चेस खेलते हैं, जाने लगते हैं, तो कहते हैं यार मैं कल से आऊंगा नहीं, तो बता दोस्त के नाते मेरे से तेरे को क्या चाहिए। तो कहता है जी मैं नहीं चाहता कि मैं सृष्टि के नियमों का उल्लंघन कराऊं दोस्ती के नाते, तो मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी करें, सिर्फ एक ही काम कर दें मेरे लिए। मैं बताओ क्या करूं? कहते आप ना सिर्फ मुझे ये आशीर्वाद दें कि कुछ भी हो जाए मेरा दिमाग खराब ना हो, बस ये आशीर्वाद दें। तो शनि भगवान कहते हैं फिर मुझे आगे करना क्या है, मैं तो सिर्फ दिमाग खराब करता हूं, बाकी तो आदमी खुद कर लेता है। तो इसलिए कहावत बनी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वाओ वाओ, ओके ओके, राइट। तो ये जो है, तो मैं यही कहता हूं कि जो फाइनेंस विद गवर्नेंस की बात करता हूं, तो वो जो पैसा है आज वो एक मेटलिस्टिक बहुत स्ट्रांग पावर है, और ये अक्सर हमें किसी भी दिशा में मोड़ सकती है, कम होने में या ज्यादा होने में। या तो डेस्परेट करेगी, हमें ड्राइव करेगी नीचे की तरफ, या हमें गलत कामों की तरफ ड्राइव करेगी, या हम पैसे को बर्बाद करेंगे। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि फाइनेंस विद गवर्नेंस, यानी कि वो कम हो या ज्यादा हो, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, वो आपके माइंडसेट को डिस्टर्ब नहीं करे। आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। वाओ, ओके, यू हैव टू बी बैलेंस्ड इन बोथ द साइड। दैट इज नंबर 2। तीसरा, मैंने अपने बेटे को कहा, मुझे नहीं पता औरों के लिए कितना रेलेवेंस है, वो उसके लिए रेलेवेंस था, यहां कितना होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उसको रिपीट जरूर करना चाहूंगा। मैंने उसको कहा कि बेटा तू जहां खड़ा है वहां तेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है? तो मैं तेरे को ये सलाह देना चाहूंगा कि जिंदगी में जो भी काम करे वो कंप्लायंसेस के बेस पे होना चाहिए, आउट ऑफ द कंप्लायंस में, यानी कि लीगली यू हैव टू डू एवरीथिंग राइट, इट शुड नॉट बी रॉन्ग। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मैंने अगर जिंदगी में कुछ गलतियां की होंगी, राइट, आपको नहीं पता होता, तो वो दो ही वजहों से की होगी, या तो मेरी मजबूरी होगी और या मुझे पता नहीं होगा। तो जो पता नहीं था, जब पता लगा मैंने ठीक कर लिया, और अगर मेरी मजबूरी थी तो मैंने मजबूरी को मार दिया और मैं ठीक हो गया। बट तेरे लिए तो ये दोनों चीजें नहीं है। तेरी कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि तेरे को खाने पीने की या किसी चीज की चिंता नहीं है आज इस जीवन में, करेक्ट, और एक प्लेटफॉर्म भी है। तो तुझे कुछ गलत क्यों करना है? वाह। तो यू हैव टू डू। और ये इधर भी अप्लाई होता है रमन जी? नहीं, कई लोग कह सकते हैं कि मैं तो यहां नहीं खड़ा, तुम्हें क्या पता मेरे जीवन में क्या चल रहा है। हर आदमी के पास अपना, बट जो भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहा है, मेरे हिसाब से वो 70-80% लोगों से तो ज्यादा लकी है, क्योंकि इंटरनेट है, इंस्ट्रूमेंट है, Correct. तो उसके पास तो है ये तो चीज। ये एक विचार है, एक सोचने का तरीका है, हर आदमी किस तरीके से सोचता है। तो मैंने इसलिए कहा कि ये मैंने तो एडवाइस तब भी दे दी, इसलिए मैंने इस बात को यहाँ डिक्लेयर किया। गॉट इट। मेरा फाइनल सवाल है, वैसे सवाल तो बहुत है लेकिन आपके समय की भी रिस्पेक्ट करते हुए आखिरी सवाल है, सर्वोटेक का लिए आप आने वाले समय में विजन क्या देखते हैं? मतलब इस कंपनी को आप कहां लेके जाना चाहते हैं, कहां देखते हैं? क्योंकि मुझे अभी भी, अब मैं अगर इसको पूरे कनेक्ट द डॉट्स करूं, तो एक रमन थे जिनका 19,000 का नुकसान हुआ था लाइफ की स्टार्टिंग में, और वो शायद अटेम्प्ट टू सुसाइड करने जा रहे थे, और आज एक रमन हमारे सामने बैठे हुए हैं जो इतनी बड़ी कंपनी को रन कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आज आपका विजन क्या है आपकी कंपनी के लिए? मैं आपको जो कहा था मैं वहीं वापस आता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक एप्पल के लेवल का यूजर एक्सपीरियंस देते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स अब हिंदुस्तान को नहीं, इस ग्लोब को देना चाहता हूं, और ये दिखाना चाहता हूं कि इंडियन कंपनीज भी कॉम्पीट कर सकती हैं इंटरनेशनल क्वालिटीज से, और हम भी इंटरनेशनली सबको सर्व कर सकते हैं। इस तरीके की एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं इसको, लेकिन हम प्राइस में कंपीट करना चाहते हैं विद द चाइनीज ब्रांड्स और चाइनीज कंपनीज, कि हम उनसे सस्ते हैं और क्वालिटी में है हम एप्पल जैसे हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट देना चाहते हैं, और एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं जो कंट्रीब्यूट करे हिंदुस्तान की जीडीपी में, तरक्की में। और इसके लिए अब हम 55 और कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, जहां पर हम बहुत जल्दी बिजनेस शुरू करेंगे। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि लास्ट ईयर में हमारा करीब 14% बिजनेस एक्सपोर्ट था। वाओ वाओ, और 55 कंट्रीज आप कह रहे हैं हम टारगेट कर रहे हैं।
वाओ। एक और मेरा जस्ट लास्ट क्वेश्चन था, ऑल्दो टेक्निकली गाइस पॉडकास्ट के हिसाब से एंड होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब मैं आपके रिसर्च कर रहा था तो मेरे को पता लगा था कि आपकी कंपनी ने इस साल इंट्रोड्यूस किया था इंडिया का फर्स्ट फास्ट चार्जिंग इंटरऑपरेबिलिटी सॉल्यूशंस। ये थोड़े टेक्निकल शब्द है, मैं टेक्निकल फील्ड का हूं नहीं, तो मैंने एक चीज देखी कि आपकी कंपनी ने समय समय पे कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करी है, जिसके लिए आपको भी अवार्ड्स मिले। फॉर एग्जांपल आपको अवार्ड मिला था, लीडरशिप अवार्ड मिला था, बिकॉज आपने यूनिक ईवी चार्जिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी। फिर ग्रीन एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला था आपको एक समय पे, क्योंकि आपने सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाए थे। बिजनेस लीडर अवार्ड मिला था आपको। इस तरह से मतलब लिस्ट तो काफी ज्यादा है, अभी मैं सारे अवार्ड पढ़ने बैठूंगा तो उसके 10-15 मिनट निकल जाएंगे। मुझे ये चीज समझनी है कि ये बेसिकली आपको अवार्ड्स किस धारणा पे मिल रही है, मतलब आप ऐसा क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ईवी इंडस्ट्री में, जिसके चक्कर में आपको एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है? मैं इसको जो समझता हूँ, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हूँ जी। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हूँ, मेरे पास एक अच्छी टीम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक शब्द जो मैंने सुना है, एक छोटी सी बात वो आपने भी सुनी होगी, वो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। राइट। तो जब हम आवश्यकता की बात करते हैं तो आवश्यकता का मतलब है यूजर की डिमांड, यूजर क्या चाहता है। आमतौर पे टेक्नोलॉजी डेवलप करते हुए जब आप यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आप ध्यान से देखें कि एप्पल में और एंड्रॉइड में जो डिफरेंस है वो सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस का है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। बहुत साल पहले मैं एक इसमें चीज ऐड करूंगा, मुझे मर्सिडीज कभी पसंद नहीं आती थी। उसकी वजह एक ही थी, मैं टेक्नोलॉजी वाला आदमी था, तो मैं जब देखता था उसमें कोई फीचर ही नहीं था। जब फीचर की बात करता था तो वो कहते थे यार ये मर्सिडीज है। करेक्ट। बट मुझे वो पसंद नहीं आती थी। फिर ये सोचा यार कि सब लोग मर्सिडीज क्यों खरीद लेते हैं, एक बार खरीद के देखते हैं। जब मर्सिडीज खरीदी तो ये समझ में आया काफी टाइम के बाद कि यार मर्सिडीज में वो सारी चीजें कई साल पहले थी, और वो जो एक यूजर एक्सपीरियंस वो दे रही थी सालों से, वो उसको पब्लिश नहीं कर रही थी। तो इसी तरीके के प्रोडक्ट, वो सारी चीजें हम एक यूजर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो रमन जी, मुझे तो आपसे बात करके बहुत ही ज्यादा आनंद मिला है। आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे ऑडियंस को भी काफी सीखने मिला। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया। एंड गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में, जब सर के पास समय हो, आने वाले समय पे हम कभी ईवी इंडस्ट्री के बारे में और इन डेप्थ बात करें, इनके मार्केट, बिकॉज अभी तो हमने इनका सिर्फ 10% ज्ञान लिया हुआ है, एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज्यादा चीजें बाकी है। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो कमेंट्स में ईवी जरूर लिखिएगा, लाइक जितना हो सके कीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच रमन सर, थैंक यू।